हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस सेल बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स टॉपिक चल रहा था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड देन पैसिव को हमने डिवाइड किया था सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बाय कैरियर्स और चैनल्स. Then active transport is also divided into two types, like primary active transport and secondary active transport. Then हमने उनके भी सब पार्ट्स देखे थे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप, एबीसी टाइप. एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ एग्जांपल्स हमें स्टडी करने थे. तो आज हम ट्रांसपोर्ट का टॉपिक देखेंगे, इसी को जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों आज देखेंगे हम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें सब टाइप्स वगैरह तो हमने लिख लिए थे. आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में सबसे पहले देख रहे हैं. प्राइमरी एक्टिव लिख देता हूँ मैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन सा, पी टाइप. ठीक है, पी टाइप हो गया. पी टाइप में भी मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवा दिए थे कि कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम एटीपेज, सरका. तो ये 3 एग्जांपल्स हमें पी टाइप में पढ़ने हैं. तो पी टाइप में पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं पी टाइप एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप. कुछ नाम से ही वैसे तो समझ में आ रहा है, ये इस टाइप का पंप है जो कि क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और सोडियम और पोटेशियम की पंपिंग कर रहा है. सोडियम को अंदर से बाहर लेकर जा रहा है या फिर पोटेशियम को बाहर से अंदर लेकर आ रहा है, तो इसलिए इसको सोडियम पोटेशियम पंप बोल रहे हैं. ठीक है, तो इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं, उस टाइप से आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से इसकी वर्किंग है. तो अगर हम बात करें इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट, मान लीजिए इस टाइप से ये प्रेजेंट है. इसकी 2 यूनिट्स होती हैं सोडियम पोटेशियम पंप की, एक होती है अल्फ़ा, 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है ये, एक अल्फ़ा सब यूनिट और एक बीटा सब यूनिट. ठीक है, एक अल्फ़ा सब यूनिट होती है इसमें और एक होता है बीटा सब यूनिट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है. अब अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो क्या करता है, अब अंदर की तरफ क्या है ये बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है. अंदर साइटोसोलिक रीजन है, बाहर नॉन साइटोसोलिक रीजन है. तो सेल के अंदर ये क्या करता है, 3 सोडियम से बाइंड करता है. ठीक है, सेल के अंदर क्या करता है, 3 सोडियम्स जो हैं उनसे बाइंड होता है. एन लिख रहा हूँ मतलब सोडियम. सोडियम से जैसे ही ये बाइंड होता है, उसके बाद क्या करता है, ये पंप जो है एटीपी का यूटिलाइजेशन करता है. क्या करेगा, एटीपी यूज़ करेगा, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेगा. देन उसका जो है फॉस्फोरस, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ले लेगा और इसमें क्या हो जाएगा, इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा. तो क्या होगा यहाँ पे, फॉस्फोराइलेशन किसका, सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसका फॉस्फोराइलेशन हो गया. ठीक है, अब सोडियम पोटेशियम पंप का जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा, ये क्या करेगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस शो करेगा. कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, सी लिख रहा हूँ, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस शो करेगा. मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर था अगर, ठीक है, ये ऐसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. 3 सोडियम इसने लिए, एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ, फॉस्फोराइलेशन हो गया इसका, किसका, सोडियम पोटेशियम पंप का, है ना, उसकी अल्फ़ा सब यूनिट का. एंड देन कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए. तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस में क्या हुआ, ये इसने क्या किया, उल्टा हो गया ये बेसिकली. ये अल्फ़ा सब यूनिट इस टाइप से, आ रही बात समझ में क्या हुआ. और अब उल्टा होने के बाद मतलब नॉन साइटोसोलिक रीजन में अब सोडियम चले गए हैं. ठीक है, नॉन साइटोसोलिक रीजन में अब क्या हुआ, इसने जो अपने सोडियम्स लिए थे, सोडियम्स जो थे 3, उसको रिलीज़ कर दिया. सोडियम क्या हुआ, बाहर रिलीज़ हो गया. अब वापस इसने, अब सोडियम जैसे ही रिलीज़ हुआ, इसने सोडियम के साथ साथ अपना फॉस्फेट ग्रुप भी
रिलीज कर दिया, ठीक है। अब फॉस्फेट ग्रुप रिलीज कर दिया तो इसमें फिर से कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, दोबारा से टर्न लेगा, यू टर्न। अब अंदर जाना ही था तो क्या करेगा, बाहर जो पोटेशियम पड़े थे नॉन साइटोसोलिक रीजन में उसको अपने साथ ले लेगा। 2 पोटेशियम साथ में ले लिए अपने, फिर से कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए और अंदर की तरफ अब वापस आ जाएगा। वैसे ही ये बीटा, ये अल्फा, और ये अंदर आके रिलीज कर देगा साइटोसोल में पोटेशियम, ठीक है। समझ आ रहा है साइकिल हो क्या रहा है इसमें, सोडियम पोटेशियम पंप कर क्या रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या किया, इसमें डायग्राम को अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, सोडियम को साइटोसोल से ले रहा है और बाहर नॉन साइटोसोलिक रीजन पे जाकर रिलीज कर रहा है, एंड नॉन साइटोसोलिक रीजन से पोटेशियम को ले रहा है और सेल के अंदर आकर साइटोसोल में रिलीज कर रहा है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, डायमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट। इसमें ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम से एक साथ बाइंड हुआ, इसने यहाँ पे बाइंडिंग हुई, जैसे ही बाइंड हुआ सोडियम के साथ ये पंप जो है वो एक्टिवेट हो गया। इसने एटीपी का यूटिलाइजेशन करके क्या किया, फॉस्फोराइलेशन कर लिया। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप का हुआ तो इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए, मतलब कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो गया इसमें। तो ये जैसे ही उल्टा हुआ, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए, बाहर की तरफ इसने सोडियम को रिलीज कर दिया, बाहर की तरफ सोडियम रिलीज किया और साथ में जो फॉस्फेट ग्रुप लिया था उसको भी रिलीज कर दिया। जैसे ही फॉस्फोरस ग्रुप भी रिलीज हो गया उसके बाद इसने क्या किया, बाहर से अंदर आते आते पोटेशियम जो है पोटेशियम के साथ बाइंड हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स पोटेशियम के लिए। उसके बाद फिर से कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि फॉस्फेट जब मिला तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करके बाहर की तरफ घूमा, फॉस्फेट चला गया तो वापस से पुरानी कंडीशन में आ जाएगा ना, तो दोबारा से वापस आया तो क्या हुआ, अंदर साइटोसोल में इसने पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दिया। दैट्स ऑल अबाउट द सोडियम पोटेशियम पंप। कैसे वर्किंग करता है ये सोडियम पोटेशियम पंप, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप का समझ में आ गया। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल जो था सोडियम पोटेशियम पंप। अच्छा, इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कौन करता है ना। तो ये नाम आप याद रख लीजिए, ओबेन, पैलिटॉक्सिन एंड ओबेन, पैलिटॉक्सिन एंड डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन, ठीक है, डाइजॉक्सिन। तो ओबेन, पैलिटॉक्सिन, डाइजॉक्सिन जो है ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो हैं क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप को, ठीक है। ये तीनों अगर प्रेजेंट हैं तो सोडियम पोटेशियम पंप निहत्था हो जाएगा, वो काम अपना जो कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। कौन कौन सा, ओबेन, पैलिटॉक्सिन एंड डाइजॉक्सिन, ये क्या करते हैं, उसकी वर्किंग नहीं होने देते हैं, जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होने देते हैं, जिसके कारण वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस नहीं कर पाता है और अपना पंपिंग का काम नहीं कर पाता है, ठीक है। और अगर बात करें नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया हमारा सोडियम पोटेशियम पंप कंप्लीट हो गया, आपको समझ आ गया होगा। सोडियम पोटेशियम पंप के बाद सिंपल सा एक समझते हैं, सेकंड क्या था, कैल्शियम एटीपेज, कैल्शियम एटीपेज, ठीक है। कैल्शियम एटीपेज क्या है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हमने देखा, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप जैसे देखा हमने, बिल्कुल वैसा ही ये भी है, सोडियम पोटेशियम पंप की तरह क्या करेगा, वैसे ही सबसे पहले इसके भी 2 यूनिट्स होंगे सोडियम पोटेशियम पंप की तरह ही, अल्फ़ा बीटा। इसमें भी क्या होता है, ये अंदर से वही पंप क्या है, कैल्शियम लेगा 2 मॉलिक्यूल्स, कहाँ से, साइटोसोल से, एटीपी का यूटिलाइज करेगा, सेम बिल्कुल वही स्टोरी है। और कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस और एटीपी का यूटिलाइजेशन करके क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, है ना। फॉस्फोराइलेशन हुआ जैसे ही, उसके बाद कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, कॉन्फॉर्मेशनल जब चेंजेस होंगे तो क्या हो जाएगा,
बाहर की तरफ कैल्शियम, बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा कैल्शियम, है ना। बाहर कैल्शियम रिलीज हुआ, साथ में ही फॉस्फेट रिलीज हो गया, फिर से कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो गए और अपनी ओरिजिनल कंडीशन में फिर से आ गया। इट इज़ ऑल अबाउट कैल्शियम एटीपेज, ठीक है। इसमें सोडियम की जगह कैल्शियम है, बस इतना सा डिफरेंस है। इसमें कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं और बिना कुछ लिए वापस अंदर आ जाते हैं, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करके। सेम वही प्रोसीजर है। थर्ड क्या था? थर्ड है सरका। ये समझ में आ गया अच्छे से। थर्ड हमने एग्जाम्पल लिखा था पी टाइप में, ये पी टाइप चल रहा है ना, तो पी टाइप में क्या लिखा था हमने? सरका लिखा था। सरका में क्या है? सरका का फुल फॉर्म मैंने लिखवा दिया था, है ना। अगर ये कैल्शियम एटीपेज समझ में आ गया तो सरका कुछ नहीं है, सिंपल सा है। थर्ड था सरका, सरका, सरका। इसका फुल फॉर्म मैं लिखवा चुका था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और वैसे साफ ही पता लग रहा है, ER मतलब जहाँ भी आ जाए, बायो वाले है ना, सेल बायो चल रही है, ER जहाँ भी आ जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो सेल है सरका में, सिंपल सा होता क्या है, सेल है, सेल के बीच में ER प्रेजेंट होता है कुछ इस टाइप का, है ना। अब होता क्या है सरका में, कैल्शियम जो है, देखो आपको इतना पता है कि कैल्शियम जो होता है सेल के साइटोप्लाज्म में कम होता है, ER में कैल्शियम की क्वांटिटी हाई होती है, ठीक है। ER जो होता है उसमें कैल्शियम की क्वांटिटी काफ़ी हाई होती है। ER जो होता है उसमें कैल्शियम सबसे, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि कैल्शियम का जो मेन सबसे ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होता है किसी ऑर्गेनल में, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये भी शायद क्वेश्चन किसी में आया हुआ है, किसी एग्जाम में, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, किस ऑर्गेनल में? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रेजेंट होता है। तो ये सरका जो है, ये सरका पंप की तरह यहाँ पे ER की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक टाइप का क्या है? कैल्शियम एटीपेज ही है सरका। कैल्शियम एटीपेज जो कि ER की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है उसको हम सरका बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम एटीपेज में क्या था? कैल्शियम आ रहा था एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा कैल्शियम, दैट इज द कैल्शियम एटीपेज। एटीपेज क्यों? ATP का यूटिलाइजेशन करके हो रहा है। ATP यूटिलाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कौन सा चल रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ये ATP का यूटिलाइजेशन होगा। कैल्शियम बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है। कहाँ से कहाँ जाएगा कैल्शियम? बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सरका, ठीक है। अब ऐसे कैसे हो रहा है? अरे भैया एक्टिव ट्रांसपोर्ट चल रहा है यहाँ पे। एक्टिव मैंने शुरू में लिखवाया था, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो जा रहा है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन से कुछ हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है, जिसके लिए एनर्जी यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? ATP यूज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, सरका एक टाइप का कैल्शियम एटीपेज है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रेजेंट है, इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम एटीपेज बोलते हैं। और ये हायर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम जो है वो मूव करवाता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। ER के बीच में ऑलरेडी कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ER में कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये और भी हम स्टडी करेंगे जब सेल सिग्नलिंग, इसी का एक्सटेंशन जो 4th यूनिट स्टडी करेंगे उसमें जब IP3 पाथवे जब देखेंगे, डैग IP3 पाथवे, तो उसमें भी देखेंगे कि ER से कैसे कैल्शियम बाहर आ जाता है IP3 गेटेड चैनल से, है ना। तो वो तब देखेंगे। तो ER में कैल्शियम ज़्यादा होता है, अंदर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ सरका। कैल्शियम एटीपेज है सिंपल, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द P टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सब में ATP यूज हो रही है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। P टाइप का कंप्लीट हो गया। P ये क्या था हमने स्टडी किया? P टाइप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब अगला क्या था? V टाइप, है ना। तो V टाइप क्या है? V टाइप बेसिकली वैक्यूल से लिया गया है ना। V टाइप क्या होता है? वैक्यूल का है यूज़ कर, अगर देखें तो जैसे सेल होता है, V मतलब वैक्यूल, है ना। तो सेल है, उसमें वैक्यूल है,
एनिमल है तो थोड़ी छोटी है, प्लांट है तो बड़ी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे वी टाइप का प्रेजेंट होता है, वी टाइप एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटॉन्स जो हैं बाहर से अंदर की तरफ लाता है, ठीक है। अंदर जो है वैक्यूल के अंदर, बाहर से अंदर लाता है। अंदर क्यों लाता है, वैक्यूल की एसिडिटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। वी टाइप का जो होता है वो क्या करेगा, अब पॉजिटिव प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो अंदर क्या हो रहा है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डाइजेशन वगैरह में हेल्प करने के लिए। अब प्रोटॉन बाहर क्या होंगे, कम होंगे ज़्यादा होंगे, कम होंगे, अंदर ऑलरेडी ज़्यादा हैं और ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, तभी तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी यूज़ होगा। इसमें भी क्या होगा, एटीपी यूज़ होगा यहाँ पे, बिना एटीपी के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ भी एटीपी का यूटिलाइजेशन करके प्रोटॉन जो है वो बाहर से अंदर आएगा वैक्यूल में, ठीक है। तो ये वैक्यूल की, अच्छा ऐसे लगे हाथ देख लेते हैं, इसकी लेयर का नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट, है ना। सिमिलर टाइप ऑफ वी, जो वी टाइप का जो ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये ऑल्सो प्रेजेंट इन लाइजोसोम, है ना, लाइजोसोम एंड एंडोसोम। एंडोसोम भी हम देखेंगे जब एंडोसाइटोसिस देखेंगे, एंडोसोम, ठीक है। लाइजोसोम एंड एंडोसोम में भी प्रेजेंट होता है वी टाइप का। तो वी टाइप का क्या कर रहा है, एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है बेसिकली वैक्यूल की, लाइजोसोम या एंडोसोम में उनकी करता है। इसीलिए आपको पता है लाइजोसोम का पीएच काफ़ी लो होता है, क्योंकि उसमें वी टाइप का क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लाइजोसोम का पीएच लगभग 4.3 to 4.6 के आसपास लगभग होता है। लाइजोसोम का पीएच जो होता है काफ़ी लो पीएच होता है ना। और किसके कारण होता है, क्योंकि इसमें वी टाइप का जो है प्रेजेंट होता है, क्या वो ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होता है, वी टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है इसकी मेम्ब्रेन पे। तो ये हो गया वी टाइप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसीलिए एंडोसोम का भी जो पीएच होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा इन सेंस कम होता है पीएच। एंडोसोम का पीएच भी जो होता है वो कम होता है, एसिडिक होता है एंडोसोम का पीएच भी, एज कम्पेयर टू द आउटर साइटोसोलिक रीजन, जहाँ का 7.4 लगभग होता है नॉर्मल तो पीएच, है ना, किसी भी सेल का, लेकिन यहाँ का ज़्यादा होता है, 6.8 के लमसम एंडोसोम का भी रहता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वी टाइप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वी टाइप हो गया हमारा, तो दो टाइप के हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में स्टडी कर ली हैं अभी तक। आगे अगर हम देखें तो एफ टाइप था, एफ टाइप में क्या है, एफ टाइप बेसिकली जिसमें वो एटीपी सिंथेज का नाम सुना है, एटीपी सिंथेज, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे भी इसको, ईटीएस में पढ़ा होगा। एटीपी सिंथेज जो होती है उसकी दो सब यूनिट्स होती है ना, एफ नोड होता है, एफ वन होता है, ये उसी से लिया हुआ है एफ टाइप जो होता है, ठीक है। एफ नोड एफ टाइप ये जो है ये उसी से लिया हुआ है। तो एटीपी सिंथेसिस में एफ टाइप जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है एटीपी सिंथेसिस में। बेसिकली क्या करेगा, ये हेल्प करेगा एटीपी सिंथेसिस में। सिंपल सी बात समझ में आ गई। एक हो सकता है आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि एटीपी तो यूटिलाइज होना चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चल रहा है, एटीपी बनाने कहाँ से लग गया, उल्टी गंगा कैसे बहने लग गई, है ना। तो इसमें क्या है, एफ टाइप एटीपी सिंथेस का यूनिट इसलिए कह रहे हैं वहाँ पे यूज़ होता है एटीपी सिंथेसिस, लेकिन उससे पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट भी तो बनता है। अगर आपको ध्यान हो, केमियोस्मोसिस पढ़ा हो, अब वो लार्ज टॉपिक है, जब पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको आई होप पता होगा कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लांट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है वो कैसे बनता है, वो इसी टाइप से बनता है, एफ टाइप के से बनता है। एटीपी सिंथेसिस तो बाद में होता है ना, पहले क्या होता है, एटीपी यूटिलाइजेशन होता है, फिर एटीपी सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एफ टाइप हो गया। नेक्स्ट जो है इसी में हमने एबीसी पढ़ेंगे, है ना। ए बी सी बचपन में पढ़ी थी, भूल गए थे, दोबारा पढ़ रहे हैं अब। ए बी सी, ए बी सी कितने गई सी। तो ए बी सी ट्रांसपोर्टर की अगर बात करें, ए बी सी ट्रांसपोर्टर, ठीक है, अभी तक 3 स्टडी कर ली हमने। ए बी सी ट्रांसपोर्टर, ए बी सी यहाँ पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है, एटीपी बाइंडिंग, एटीपी बाइंडिंग कैसेट, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग कैसेट बोलते हैं, दैट इज द एबीसी ट्रांसपोर्टर। अच्छा, एबीसी ट्रांसपोर्टर जो होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें जो है एबीसी ट्रांसपोर्टर में दो डोमेन्स होते हैं, या फिर मैं बोलूँ एक तो होता है टीएमडी, एक होता है एनबीडी,
ठीक है, 2 डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। कौन कौन से? TMD, दैट इज द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंड न्यूक्लियोटाइड binding domain. So there is 2 domains present in the ABC transporter, that is the TMD and NBD, transmembrane domain and nucleotide binding domains. ठीक है, तो ये 2 domains present होते हैं इसमें। अब आगे देखते हैं किस टाइप से ये होता है। ये मान लो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इस टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गई। अब इसमें क्या है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? ABC ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन प्रेजेंट होता है, 2 प्रेजेंट होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। इसको 2 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब जो मेम्ब्रेन के अंदर है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है। एक क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होते हैं, यहाँ पे इस टाइप से NBD, है ना, NBD। एक्चुअली में ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन जो है वो कैटालिटिक यूनिट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कैटालिटिक यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। और इस तरफ जो होता है रेगुलेटरी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इस टाइप से ये पूरा का पूरा, ये भी, इसको भी 1 2 कर लेता हूँ मैं, 1 2। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है ABC ट्रांसपोर्टर का, जिसमें 2 TMD प्रेजेंट होते हैं, 2 NBD प्रेजेंट होते हैं, रेगुलेटरी यूनिट्स, कैटालिटिक यूनिट्स। कैटालिटिक यूनिट पे न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बाइंड करता है, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन समझ में आ गया। अब आगे अगर बात करें, इसमें होता क्या है, जैसे ही फोस्फोराइलेशन होता है, किसका? अच्छा, फोस्फोराइलेशन किसका होता है जनरली? किसका होता है? अगर आपने सेल सिग्नलिंग MSc में स्टडी की होगी, आपके सिलेबस में होगा, एक सेल सिग्नलिंग में भी होता था PKA जो होती है सेल सिग्नलिंग, है ना, GPCR की। तो उसमें PKA का 2 यूनिट्स होते हैं, रेगुलेटरी एंड कैटालिटिक। वैसे ही कुछ यहाँ पे होगा, रेगुलेटरी यूनिट्स जहाँ पे भी फोस्फोराइलेशन होता है और लिखा होता है कि 2 यूनिट्स हैं, रेगुलेटरी यूनिट्स, कैटालिटिक यूनिट्स, तो समझ लेना कि कैटालिटिक यूनिट आगे का कोई फंक्शन करने वाली है, रेगुलेटरी यूनिट अभी मात खाने वाली है। जो भी होगा रेगुलेटरी यूनिट के साथ होगा। इस रेगुलेटरी यूनिट ने कैटालिटिक यूनिट को रोक रखा है उसके काम करने से, वरना वो अभी तक अपना धुआंधार काम कर देती, ठीक है, जो भी उसका फंक्शन था, है ना, कोई ट्रांसक्रिप्शन कराना है, कोई रिस्पॉन्स देना, कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, रेगुलेटरी यूनिट जो है इसका फोस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है? फोस्फोराइलेशन होता है। करता कौन है फोस्फोराइलेशन? बाय PKA, दैट इज द प्रोटीन काइनेज A, ठीक है, ये नाम याद रख लीजिएगा। इसकी और डिटेल स्टडी PKC, PKB, इन सब की स्टडी हम 4th यूनिट में वैसे भी करने वाले हैं। तो रेगुलेटरी यूनिट जो है इसका फोस्फोराइलेशन करता है PKA। जैसे ही इसका फोस्फोराइलेशन हुआ रेगुलेटरी यूनिट का, भाई साहब यहाँ पे बीच में वो आ जाती है, दरार आ जाती है, ठीक है। ये NBD जो इसके साथ टुकर टुकर बैठा था, ये NBD थोड़ा दूर होता है, यहाँ की कैटालिटिक यूनिट वर्क करना स्टार्ट करती है NBD, और क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। किसका ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? क्लोराइड का, ठीक है। क्लोराइड वगैरह जो है उसका ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। इतना समझ में आ गया? तो इसमें ABC ट्रांसपोर्टर में क्या हुआ, ATP बाइंडिंग कैसेट है ये, ATP बाइंडिंग कैसेट। इसमें 2 TMD प्रेजेंट होते हैं, 2 NBD प्रेजेंट होते हैं, रेगुलेटरी यूनिट्स होती हैं, है ना। जैसे ही रेगुलेटरी यूनिट का फोस्फोराइलेशन होता है और क्या करते हैं, ये क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं, सिंपल सी बात। और इस पूरे में ATP का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। ATP जो है वो यूटिलाइज होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सिंपल सी बात है। इससे ज़्यादा आपको डिटेल इसकी जानने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, वरना ये बहुत लेंदी टॉपिक है, सिर्फ एबीसी ट्रांसपोर्टर पे ही 10 लेक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं, पूरा समझ में आ गया, पीके प्रोटीन काइनेज ये जो है इसका वो करता है। इस एबीसी ट्रांसपोर्टर को भी दो तरीके से हम बोल सकते हैं। ये क्या है, हाफ ट्रांसपोर्टर है ना, और ये बाकी का हाफ, लेकिन पूरे को क्या कहेंगे, फुल। पूरे को क्या बोलेंगे, फुल ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो एबीसी ट्रांसपोर्टर दो टाइप से हो सकता है, हाफ ट्रांसपोर्टर, फुल ट्रांसपोर्टर। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। हाफ ट्रांसपोर्टर में क्या होगा, एक टीएमडी होगा, दैट इज द वन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंड ओनली वन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। जबकि फुल ट्रांसपोर्टर में क्या होंगे, दो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होंगे और दो ही न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स प्रेजेंट होंगे। दैट इज ऑल अबाउट द एबीसी ट्रांसपोर्टर, एटीपी बाइंडिंग कैसेट, या फिर इसको ए टू जेड कैसेट भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। इतना समझ में अच्छे से आ गया। अच्छा, ये क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, एबीसी ट्रांसपोर्ट क्यों कराते हैं, है ना, मतलब इधर से उधर ये जो भी हो रहा है सबका रीज़न है। इधर से उधर जो भी जा रहा है हर चीज़ का एक रीज़न है। कुछ भी अगर इधर उधर एबनॉर्मल हुआ तो पता लग जाएगा बॉडी में, है ना। तो अगर क्लोराइड ट्रांसपोर्ट, जैसे क्लोराइड ट्रांसपोर्ट मान लीजिए, क्लोराइड ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, एक बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक बीमारी। बीमारी कौन सी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, है ना। सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी हो जाती है इससे। तो जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो क्लोराइड ट्रांसपोर्ट जैसे ब्लॉक होगा तो वो इससे हो जाता है। ठीक है, अब आगे अगर बात करें, एबीसी ट्रांसपोर्टर हो गया, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो कंप्लीट हो गया ना। इसमें पी टाइप देख लिया, वी टाइप देख लिया, एफ टाइप देख लिया हमने, एबीसी ट्रांसपोर्टर भी देख लिया हमने। अब आगे चलते हैं। आगे हमने देखना था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी। ठीक है, अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें क्या है, मैंने बताया था इनडायरेक्टली एटीपी यूटिलाइजेशन होता है इसमें, है ना। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट एटीपी यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेसिकली इसमें, इनडायरेक्ट एटीपी यूज। कैसे, जैसे मान एग्जांपल देखो, ये है कोई ट्रांसपोर्टर, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन मूव कर रहा है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, इस प्रोटॉन के बहाने, इसके साथ साथ ये एटीपी यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, इसके साथ साथ क्या है, सोल्यूट मूव कर रहा है। सोल्यूट कहाँ, अपनी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। आ रही बात समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। डायरेक्टली नहीं हो रहा है, किसी के थ्रू हो रहा है। मतलब प्रोटॉन अपना हायर टू लोअर जा रहा था, उसके साथ सोल्यूट ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। ठीक है, सोल्यूट अपनी लोअर टू हायर कंसंट्रेशन आ गया, कुछ इस टाइप का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है ना। और मतलब ऑब्वियसली बात है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो अपहिल रिएक्शन होगी, है ना। जैसे लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जो होता है, इसमें दो रिएक्शंस एक साथ हो रही होती हैं ना। दो टाइप का मूवमेंट एक साथ हो रहा होता है इसमें। जैसे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अपहिल मूवमेंट, है ना। और जो हायर टू लोअर जा रहा है इसको डाउन हिल मूवमेंट बोलते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, आई गेस। अब जैसे अगर करें हम सोडियम ग्लूकोज पंप, है ना, इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना, हमारी मतलब इंसानों की या मैमल्स की इंटेस्टाइन में ना एक प्रेजेंट होता है सोडियम, है ना। सोडियम पंप होता है कि सोडियम ग्लूकोज पंप होता है बेसिकली, पूरे को अगर बोलें हम तो सोडियम ग्लूकोज पंप प्रेजेंट होता है इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इंटेस्टाइन का कोई सेल है, इंटेस्टाइन का कोई सेल है, ये मान लो इंटेस्टाइन का एक सेल है, मैंने मान लिया, उसकी मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रेजेंट है पंप। ये यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम जो है वो अंदर जा रहा है, सोडियम बाहर से क्या कर रहा है,
सोडियम अंदर जा रहा है, अंदर सोडियम की कम थी, बाहर ज़्यादा थी कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके साथ साथ क्या कर रहा है, ग्लूकोज जा रहा है अंदर। अब ग्लूकोज देखो अंदर तो कम होगा, तभी तो एब्जॉर्प्शन होता है। आपको पता होगा हमारी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में ग्लूको एब्जॉर्प्शन होता है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या बाहर से अंदर ग्लूकोज आ रहा है। इसका मतलब अंदर जो है वो ग्लूकोज, बाहर जो है वो ज़्यादा है ब्लड स्ट्रीम में, और अंदर जो है वो ग्लूकोज कम है। तो क्या है, सॉरी, बाहर कम है, सेल के अंदर ज़्यादा होता है ना हमेशा। उल्टा बोल रहा हूँ मैं अभी, गजब गजब का बता रहा हूँ मैं। बाहर कम है, अंदर ज़्यादा, भी एग्जांपल दिया था वही तो इसमें चल रहा है। तो लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ग्लूकोज जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सोडियम। सोडियम अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है बट इनडायरेक्टली हो रहा है ना। तो ग्लूकोज जो है वो उसके सहारे जा रहा है, सोडियम जा रहा था, साथ में ग्लूकोज चला गया अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ग्लूकोज अंदर चला गया। ठीक है, और यही मेन मतलब है सोडियम ग्लूकोज पंप। सोडियम ग्लूकोज पंप क्या, जो अभी समझाया था डिट्टो वही चीज़ अब हर एग्जाम्पल में होती है इन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि कोई अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई भी आयन या कुछ जा रहा है, उसके साथ साल्ट या सोल्यूट जो भी है वो भी अपनी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव कर जाता है उसी पंप के थ्रू। दैट इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये ग्लूकोज अंदर आ रहा है और ये है ना, अब एक टाइम के बाद ऐसा होगा ना कि सोडियम अंदर ज़्यादा हो जाएगा। सोडियम अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या चला जाएगा, सोडियम बाहर चला जाएगा, किसके थ्रू चला जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू सोडियम बाहर, पोटेशियम अंदर। ग्लूकोज मान लो अंदर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही हो जाए तो बाहर कैसे जाता है ये ग्लूकोज, मान लो, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, पढ़ा था एक कैरियर नाम कुछ था, ग्लूकोज किसको बाहर फेंक देगा, मतलब बाहर रिलीज कर देगा ग्लूट के थ्रू, है ना। तो ये पूरा सब कुछ कनेक्टेड होता है एक साथ, एक एक पंप कोई नहीं प्रेजेंट होता है, बहुत सारे पंप्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, बहुत सारे कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, सब मिलकर एक साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स का इधर से उधर। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है ना। और इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, ये जो सोडियम ग्लूकोज पंप है इसका भी एक इनहिबिटर है जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोरजीन। ठीक है, फ्लोरजीन जो है कुछ इस टाइप का, फ्लोरजीन जो है वो इनहिबिट करता है इसको, क्या करता है, इनहिबिट करता है सोडियम ग्लूकोज पंप को, फ्लोरजीन। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, फ्लोरेजिन समझ में आ गया। फ्लोरेजिन जो है वो इनहिबिट करता है इसको, सोडियम ग्लूकोज पंप को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये फर्स्ट था, इसका मतलब ये मेजर यही था एक्चुअली में, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ आपको आना चाहिए, उसके लिए ये एग्जांपल था। एक सोडियम प्रोटॉन एंटीपोटर होता है, क्या होता है, सोडियम, ये सेकंड लगा लो, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोटर। एंटीपोटर क्या होता है, एंटीपोट मूवमेंट हमने देखा था क्या होता है ना। एंटीपोट मूवमेंट आपको याद होगा क्या होगा, समझ आ रहा है कुछ। एंटीपोट मूवमेंट क्या था, जब मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, है ना। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, मान लो प्रोटॉन जो है वो अपने यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो सोडियम जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यही क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बेसिकली। इसको सोडियम प्रोटॉन एंटीपोटर बोलते हैं, ये भी एक टाइप का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करता है ना। ये वैसे कई जगह पे सोडियम प्रोटॉन जो है एंटीपोटर ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी शो कर देता है। तो ये एक जस्ट एग्जांपल है इसका, मेजर एग्जांपल इसका वही था। ठीक है, और ऐसा ही सेम कंडीशन कुछ लैक्टोज के साथ होता है, लैक्टोज परमिएज का जो लिखवाया था, ग्लूकोज की तरह ही उसमें भी होगा। क्या होगा, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आएगा, जब लैक्टोज जो है वो क्या चला जाएगा, उसी के सहारे अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। क्या करेगा, जैसे मान लो प्रोटॉन अगर इधर आ रहा है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन अपनी हायर है यहाँ पे, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, प्रोटॉन हायर टू लोअर आ रहा है, और इसी के साथ क्या चला जाएगा, जो लैक्टोज है, लैक्टोज अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है,
तो ये लैक्टोज का एग्जांपल, सभी में सेम कंडीशन होगी एकदम। तो मेन प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए होता क्या है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इनडायरेक्टली एटीपी पे डिपेंडेंट है ये बेसिकली, है ना। तो ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है हमारा टॉपिक आज। सेकेंडरी हो गया, एक्टिव हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल में पैसिव हो गया, है ना। तो ये हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटीन टारगेटिंग है, जिसमें हम टारगेटिंग स्टडी करेंगे, को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग, पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग, है ना। वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक लेंदी टॉपिक है, उसको बड़ा मज़ा आएगा वैसे पढ़ने में, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अभी ध्यान में आ रही है कि एक नाम सुना होगा, हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं, है ना, उनको डिजिटैलिस दिया जाता है। जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट की दिक्कत वगैरह होती है, डिजिटैलिस पंपिंग वगैरह की दिक्कत होती है, जिसमें हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है, डिजिटैलिस दिया जाता है। डिजिटैलिस क्या होता है, ये तो एक प्लांट होता है, डिजिटैलिस का पौधा होता है, उसका जो उसमें से केमिकल निकलता है, डिजिटैलिस दिया जाता है, ठीक है। तो डिजिटैलिस बेसिकली करता क्या है, डिजिटैलिस जो है वो ब्लॉक करता है, किसको ब्लॉक करता है, किसको ब्लॉक करता है, कैल्शियम पंप को ब्लॉक करता है। आ रही बात समझ में, क्या करता है, कैल्शियम पंप जो है उसे ब्लॉक कर देता है, डिजिटैलिस जो होता है, कैल्शियम पंप जो है उसे क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। कैल्शियम या फिर सोडियम कैल्शियम पंप, बहुत टाइप के पंप्स जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, सोडियम कैल्शियम पंप या इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, कैल्शियम पंप, कैल्शियम एटीपेज, या वो कर क्या रहा था, कैल्शियम को ले रहा था अंदर से, है ना। इसको मैं कैल्शियम दिखा देता हूँ यूँ, ये कैल्शियम है मान लो, ये क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम को ले रहा था ऐसे इस टाइप से, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करके बाहर छोड़ दे रहा था, है ना। कैल्शियम रिलीज कर दिया बाहर सेल के, ठीक है। तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करके फॉस्फोराइल, वो पूरा प्रोसेस आपको पता ही है। इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, इस प्रोसेस को, कैल्शियम पंप जो है इसको ब्लॉक कर दिया किसने, डिजिटैलिस ने। इससे क्या होगा, कैल्शियम जो है वो अंदर ही रह गया, साइटोसोल में ही कैल्शियम रह गया, है ना। तो अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी इंक्रीज हुई, अंदर ही कैल्शियम रह गया ना, बाहर जा ही नहीं रहा है, पंप ब्लॉक हो चुका है। ये जो है वो सोडियम कैल्शियम पंप के साथ साथ सोडियम पोटेशियम पंप को भी ब्लॉक कर देता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसे भी ब्लॉक करता है ये डिजिटैलिस, ठीक है। तो कैल्शियम अंदर ही रह गया। अब अंदर जो है वो कैल्शियम की अमाउंट इंक्रीज हो गई है ना, सेल्स में, मतलब इंक्रीज हो गई, मतलब मसल्स में इंक्रीज हो गई, हार्ट सेल्स में इंक्रीज हो गई, हर सेल में हो गई। तो अब कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम का काम होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, कैल्शियम इंक्रीज मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, हार्ट्स की मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, पंपिंग जो है वो इंक्रीज होगी। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए इसलिए डिजिटैलिस जो होता है वो बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि वो क्या अल्टीमेटली करता है, कैल्शियम की अमाउंट इंक्रीज कर देता है सेल में, क्योंकि वो सोडियम कैल्शियम पंप जो है उसको ब्लॉक कर देता है डिजिटैलिस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन टारगेटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रेगुलर लेक्चर्स आप देखते रहिए, वरना बैकलॉग हो जाएगा तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सिलेबस काफ़ी लेंदी है, कोशिश करेंगे सारा का सारा करना भी है, हमें कोशिश क्या करेंगे, करना है हमें, ये सारा लेक्चर कंप्लीट करने हैं। तो बने रहिएगा, सेल बायोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोटीन टारगेटिंग आ रहा है, मेजर टॉपिक जो है प्रोटीन टारगेटिंग, मेजर एक टॉपिक है, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि यूनिट हो गई, है ना। यूनिट ये वाली जो सेकंड यूनिट जो होती है वो होती होती सी नज़र आने लग जाती है ज़्यादा, फिर तो माइक्रोबियल फिजियोलॉजी बचता है उसमें, खास और कुछ नहीं रहता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटीन टारगेटिंग स्टार्ट करेंगे। आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, और थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।